हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हमने अपनी पिछली वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में पुर्तगालियों एवं डच से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। उस समय फ्रांस में लुई 14वें का शासन चल रहा था। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कालबर्ट था। कौन? कालबर्ट। कालबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ पे स्थापित किया? सूरत में। सूरत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम यूरोपियन जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। प्रथम यूरोपियन जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। तो कौन था? डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था जिन्होंने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन थी? भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन थी? तो कौन थी? पांडिचेरी। पांडिचेरी भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती थी जिस पे फ्रांसीसियों का 1954 तक शासन था। कब तक? 1954 यानी आज़ादी के बाद तक पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का शासन था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्नाटक युद्ध किन दो शक्तियों के बीच लड़ा जाता है? कर्नाटक युद्ध किन दो शक्तियों के बीच लड़ा जाता है? तो किन दो शक्तियों के? अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच। किसके बीच? अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध लड़ा जाता है। भारत में 3 कर्नाटक युद्ध देखने को मिलता है तथा अंतिम कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 ईस्वी में। कब? 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ। कब? 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ होती है, जिसके तहत ब्रिटिश कंपनी एक शक्तिशाली कंपनी के रूप में उभरकर सामने आई तथा फ्रांसीसियों का वर्चस्व लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? तो किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? ला सापेल की संधि के तहत। किसके तहत? ला सापेल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। भारत में 3 कर्नाटक युद्ध देखने को मिलते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध ला सापेल की संधि के तहत समाप्त होती है, वहीं दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त होती है तथा तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत समाप्त होती है। किसके? पेरिस के संधि के तहत समाप्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस कारण से हुआ था? कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस कारण से हुआ था? तो किस कारण से हुआ था? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के कारण। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के कारण कर्नाटक में तीसरा युद्ध देखने को मिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत सप्तवर्षीय युद्ध का अंत हो जाता है। कब? 1763 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत यह प्रावधान किया गया कि कोई भी फ्रांसीसी कंपनी किलेबंदी नहीं करेगा। क्या? एक तो किलेबंदी नहीं करेगा और दूसरा क्या था कि ये सेना नहीं रखेगा। किलेबंदी करने पे मनाही थी और दूसरा सेना नहीं रख सकता था, जिससे फ्रांसीसियों का अधिकार सिमट गया। फ्रांसीसी विकास नहीं कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? तो किस युद्ध में किया? वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास का युद्ध कब होता है? तो 1760 ईस्वी में। कब? 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया। इस युद्ध में फ्रांस एवं अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करते हैं, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित होते हैं तथा यहीं से अंग्रेजों का एक छत्र शासन स्टार्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो कब होती है? 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 31 दिसंबर 1600 को, कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में वह भारत आता है। कब भारत आता है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और 1599 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया? तो किसके शासनकाल में आया भारत? जहांगीर के शासनकाल में। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। कब आया था? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के शासनकाल में विलियम हॉकिंस अकबर के पास जेम्स प्रथम का फरमान लेकर आता है, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद भारत में जहांगीर का शासन था। अतः हॉकिंस जहांगीर से मिलता है। जहांगीर इससे बहुत खुश होता है तथा 400 का मनसब प्रदान करता है। कितने का? 400 का मनसब प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1612 ईस्वी में स्वाली की संधि। 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध किनके बीच हुआ था? 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पुर्तगाली व अंग्रेजों के बीच। किसके बीच? पुर्तगाली व अंग्रेजों के बीच स्वाली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगालियों की हार होती है। किसकी? पुर्तगालियों की हार हो जाती है और जहांगीर को ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेज अधिक शक्तिशाली हैं। परिणाम स्वरूप जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का आदेश पुनः प्राप्त हो जाता है। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। कहाँ पे? सूरत में। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में। कब? 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड यात्री जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए? सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए? तो 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भारत आए। उस समय भारत में जहांगीर का शासन चल रहा था। किसका? जहांगीर का शासन चल रहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा व्यापार केंद्र स्थापित करने का सही क्रम है। अंग्रेजों द्वारा व्यापार केंद्र स्थापित करने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित करते हैं, फिर मद्रास, इसके बाद मुंबई और अंत में कोलकाता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले सूरत में, फिर मद्रास, फिर मुंबई, फिर लास्ट में कोलकाता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1651 ईस्वी में 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल में किस स्थान पर अंग्रेजों को व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी गई थी? तो कहाँ पे? कासिम बाजार में। कासिम बाजार कलकत्ता का एक शहर है, वहाँ पे इनको
व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने का अधिकार 1651 ईस्वी में दिया गया था। 1651 ईस्वी किसका शासनकाल रहता है? तो यहाँ पर औरंगजेब का शासन रहता है, औरंगजेब का शासनकाल रहता है। उस टाइम अंग्रेज की तरफ से गवर्नर कौन था? तो सर चाइल्ड का अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम है। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो फोर्ट विलियम। ये कोलकाता में जो दुर्ग निर्मित है उसका नाम फोर्ट विलियम है। अंग्रेजों द्वारा कुल 3 दुर्ग बनाए जाते हैं या फिर 3 क्षेत्रों की किलाबंदी की जाती है। मद्रास में की जाती है जिसका नाम क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज है। क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज है ये मद्रास में। दूसरा कलकत्ता में किया जाता है जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा जाता है। और वहीं पांडिचेरी में एक दुर्ग का निर्माण किया जाता है जिसका नाम पोर्ट लुई रहता है। पांडिचेरी में क्या रहता है? पोर्ट लुई रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के द्वारा अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दी जाती है? किस मुगल शासक के द्वारा अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दी जाती है? तो किसके द्वारा? मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा। मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। कहा जाता है कि फर्रुखसियर किसी बीमारी से बुरी तरह जूझ रहा था तथा इसका इलाज भारत में नहीं था। फर्रुखसियर का इलाज एक ब्रिटिश डॉक्टर, किसके द्वारा? एक ब्रिटिश डॉक्टर के द्वारा किया जाता है जिससे फर्रुखसियर पूरी तरह ठीक हो जाता है। और फर्रुखसियर खुश होकर अंग्रेजों को टैक्स फ्री खुश हो जाता है, फिर अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे देता है। यही कारण है कि फर्रुखसियर के आदेश को ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टर कहा जाता है। फर्रुखसियर के आदेश को ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या था कि 3,000 रुपये प्रतिवर्ष 3,000 रुपये प्रतिवर्ष लेकर बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिल गया तथा 10,000 रुपये प्रतिवर्ष लेकर सूरत में व्यापार करने का एकाधिकार किसको प्राप्त हो गया? अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्रुखसियर के घातक रोग का उपचार किस ब्रिटिश डॉक्टर द्वारा किया जाता है? फर्रुखसियर के घातक रोग का उपचार किस ब्रिटिश डॉक्टर द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? डॉक्टर विलियम हैमिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर विलियम हैमिल्टन के द्वारा फर्रुखसियर का इलाज किया जाता है और फर्रुखसियर खुश होते हैं और खुश होकर भारत की बलि चढ़ा देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1739 ईस्वी में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। कौन? नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। उस समय भारत पर किसका शासन था? तो किसका शासन था? मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। उसी टाइम भारत में नादिर शाह का आक्रमण होता है। मोहम्मद शाह रंगीला एक कमज़ोर शासक था जो नादिर शाह से पराजित हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब को किस वर्ष अपने क्षेत्र में मिलाया गया था? अंग्रेजों द्वारा पंजाब को किस वर्ष अपने क्षेत्र में मिलाया गया था? किस वर्ष मिलाया गया था? तो 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पंजाब को अपने क्षेत्र में शामिल किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता का संस्थापक कौन था? कोलकाता का संस्थापक तो जॉब चारनाक। इसको सही कर लीजिएगा, जॉब चारनाक था। कोलकाता का संस्थापक जॉब चारनाक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। क्या? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण और ऑस्ट्रिया में हो रहे युद्धाधिकार के लिए लड़ाई। ऑस्ट्रिया में हो रहे उत्तराधिकार के युद्ध में लड़ाई भी प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह ब्रिटिश अधिकारी जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दी जाती है। वह ब्रिटिश अधिकारी जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दी जाती है तो वह कौन है? वह रॉबर्ट क्लाइव है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों
को सर्वोत्तम सोरा व अफीम किस राज्य से प्राप्त होता है? सर्वोत्तम सोरा व अफीम किस राज्य से प्राप्त होता है? तो किस राज्य से प्राप्त होता है? बिहार से। बिहार से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा व अफीम प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किले का नाम था। तो मद्रास में जो अंग्रेजों द्वारा किला स्थापित किया गया था उसका नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था। क्या? फोर्ट सेंट जॉर्ज था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को मुंबई प्रांत दहेज में प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को मुंबई प्रांत दहेज में प्राप्त हुआ। तो किससे प्राप्त हुआ था? पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से अंग्रेजों को मुंबई प्रांत दहेज में प्राप्त हुआ। 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। कब? 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रांत दहेज में प्राप्त हो जाता है। तो क्या होता है? बम्बई प्रांत दहेज में प्राप्त हो जाता है। 1661 में इनको प्राप्त होता है और 1668 ईस्वी में ब्रिटिश राजा के द्वारा 10 पाउंड के साथ, किसके? 10 पाउंड वार्षिक किराए के साथ बम्बई प्रांत ब्रिटिश कंपनी को सौंप दी जाती है। मतलब 1661 ईस्वी में इनके विवाह के परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों द्वारा मुंबई किसको जाता है? अंग्रेजों को दहेज के रूप में प्राप्त होता है। और वहीं 1668 ईस्वी में ये क्या करते हैं? कंपनी को सौंप देते हैं। किसके? 10 पाउंड वार्षिक किराए के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष किस स्थान पर रखे गए हैं? सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष किस स्थान पर रखे गए हैं? तो किस स्थान पर रखे गए हैं? गोवा। गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष रखे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1616 ईस्वी में स्थापित डेनिश कंपनी अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित करती है? 1616 ईस्वी में स्थापित डेनिश कंपनी अपना पहला कारखाना भारत में कहाँ स्थापित करती है? तो कहाँ स्थापित करती है? तंजौर में। तंजौर कहाँ पे स्थित है? दक्षिण भारत, दक्षिण यानी तमिलनाडु के क्षेत्रों में ये डेनिश कंपनी अपना कारखाना स्थापित करती है, पहला कारखाना स्थापित करती है। तंजौर प्राचीन भारत में किसकी राजधानी थी? तो यह चोलों की राजधानी। किसकी थी? चोलों की राजधानी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह यूरोपीय कंपनी जो सबसे बाद में भारत आई, वह यूरोपीय कंपनी जो सबसे बाद में भारत आई तो कौन थी? स्वीडिश कंपनी। स्वीडिश कंपनी वह यूरोपीय कंपनी है जो सबसे लास्ट में भारत आई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।